हेलो एवरीवन। आई नो आप नाराज हैं, गुस्सा हैं, बट बात यह है कि स्टोरी को लिखने में, सोचने में और फिर एडिट करने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से लेट हो गई थी। बट स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ठीक है? और आगे स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, सो आई एम रियली सॉरी इसके लिए। सो आपने सुना कि नैन्सी एक अदृश्य मतलब जगह पे पहुंच गई है जहाँ पे उसे एक बच्चा और वो माँ दिखाई देती है, और उनके पीछे लोग पड़े हुए थे, और उसकी माँ मर जाती है। तो नैन्सी को पता चलता है कि वह आदित्य ही था। तो नैन्सी ने जैसे ही सुना कि वह छोटा सा जो बच्चा था, जो अब उसके सामने बेड पर खामोश बैठा है और कोई और नहीं वह आदित्य है, तो वह जैसे सन्न रह गई थी। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। उसने धीमे कदमों से बेड के पास जाकर आदित्य को देखा। उसकी मासूमियत और खामोशी को देखकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आदि ही आदित्य है, और उसके साथ इतना ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक हादसे से गुजरा था। इतना खौफनाक पास्ट तो उसका भी नहीं था। एक 3 साल का मासूम सा बच्चा, जो अभी बस बचपन को शुरू ही किया था, उसका पूरा बचपन ही एक झटके से एक रात में जैसे खत्म सा हो गया था। उसके पिता की उसके सामने ही मौत हो गई थी, और उसे बचाते हुए उसकी माँ की मौत हो गई थी। और इतना होने के बाद उसके दिमाग में जैसे चोटों से सब कुछ गायब हो गया था। अब वह ना तो अपने बचपन सही से जी पाएगा और ना ही खुल पाएगा। हर वक्त वह खोया खोया हुआ रहेगा। यही सोचकर उसके दिल में तेज दर्द होने लगा। उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगे। क्या ये सच है? क्या आदित्य सच में ओबरॉय परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है? मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? लेकिन तभी उसके दिमाग ने कहा, तुमने कभी भी जानने की कोशिश ही कब की थी? जिस पर उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। वह उस छोटे बच्चे को एकटक देखती रही, जो खामोशी से बीना जी की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। आदित्य की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी यादों की गहराइयां बिल्कुल सूनी थी। उसे कुछ याद ही नहीं था। कुछ दिनों तक आदित्य उसी सिगरेट अपार्टमेंट पे रहा। वह बिल्कुल खामोशी में बस खोया खोया रहता था। बीना जी बातें करती थी तो वह उनकी बातों का जवाब दे देता था, और बस चुपचाप ग्लास विंडो से बाहर देखता रहता। बीना जी उसकी चुप्पी से काफी परेशान थी। कुणाल जी ने बीना जी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, वह अभी हमें सही से जानता नहीं है। वह अपने बारे में जानना चाहता है। इतना कुछ सहने के बाद उसे अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में समय लगेगा, और इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन हमें बस उसे प्यार और समय देना है जिससे वह खुल सके। बीना जी चिंतित स्वर में बोली, लेकिन वह इतना छोटा है। इतनी खामोशी और अकेलापन उसके लिए ठीक नहीं है। क्या ये सही होगा कि वह इस हाल में रहे? जिस पर कुणाल जी ने उन्हें काफी समझाया, तब जाकर बीना जी राजी हुई थी। जब आदित्य की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई और वह सबसे मिलने के लिए तैयार हो गया, तो बीना जी ने उसे घर पर ले गई। जब ओमकार जी और सीमा जी को आदित्य के बारे में सब कुछ पता चला, तो उन्हें आदित्य काफी पसंद आया, साथ ही काफी बुरा भी लगा था। जिस पर बीना जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदित्य को औपचारिक रूप से गोद लेने का निर्णय किया था, जिस पर सब राजी भी हो गए थे। सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, और आदित्य को ओबरॉय सरनेम के साथ परिवार का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन जब ये बात कुणाल जी के भाई विनायक को पता चली, तो वह भड़क गए। उन्होंने बीना जी को खूब उल्टा सीधा कहा। उनकी पत्नी ने भी आदित्य को लेकर कई कड़वे शब्द कहे। एक अनाथ बच्चे को घर में लाना, ये क्या मजाक है? हमारे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया है तुमने, विनायक ने गुस्से के साथ कहा था। उनकी पत्नी ने भी व्यंग करते हुए जोड़ा, पता नहीं ऐसे बच्चों की किस्मत में क्या क्या लिखा होता है, और आप लोग बिना कुछ जाने सोचे समझे बस इसे ले आए। पहले पता तो करते कौन सी जात और कौन से धर्म का है। पता नहीं किसका गंदा खून है। बस सड़क पर पड़ा मिला और आप लोग उठा लाए। आखिर जरूरत ही क्या थी इस लड़के को घर पर लाने की? दादी, दीदी, क्या आपके अपने बच्चे नहीं होते क्या?
जो इस गंदे से खून को घर पर ले आई। जैसे ही विनायक और उसकी पत्नी ने अपनी बात पूरी की, कमरे में कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया था। वहीं आदित्य बिना किसी भाव के उन्हें ही देख रहा था। वह 3 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ आएगा। लेकिन बीना जी, जो अब तक शांत थी, उसके चेहरे पर गुस्से और अपमान का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और विनायक की ओर पलटी और फिर गुस्से से बोली, देवर जी, आपको अपनी इज्जत की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनाथ बच्चा किसे बोल रहे हैं, आपने सुना नहीं? अब वो मेरा बेटा है, आदित्य ओबरॉय नाम है उसका, एक छोटा बच्चा जो अपनी उम्र में से इतना ज्यादा दर्द और खोखलापन सह चुका है। वो आपकी इज्जत पर दाग कैसे लगा सकता है? अगर आप इसे अपनी इज्जत समझते हैं तो मुझे आपके उस इज्जत पर गर्व नहीं है। विनायक के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों नजर आए, लेकिन बीला जी ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी की ओर देखा और गुस्से से कहा, और तमन्ना, आप गंदे खून और धर्म की बात क्या कर रही हैं? इंसान का खून गंदा नहीं होता, गंदे होते हैं वो विचार जो आप जैसे लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। एक बच्चे को उसकी जाति और धर्म से नहीं, उसकी मासूमियत से आगे। अगर आपका खून इतना पवित्र है तो ये जहर भरे शब्द आपकी जुबान से कैसे निकल रहे हैं? बीना जी की आवाज तेज और गूंजती हुई थी। उनका हर शब्द कमरे में गूंज रहा था, जिससे विनायक और तमन्ना गुस्से से भर गई थी। विनायक कुछ बोलते कि कुणाल जी, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े और एक सख्त लहजे में बोले, बस बहुत हो गया। ये हमारा फैसला है और इसे कोई नहीं बोले बदलेगा। आदित्य अब इस परिवार का ही हिस्सा है और हमारा बेटा है। जो इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, वह इस घर से बाहर जा सकता है। यह सुनकर विनायक और उसकी पत्नी तमन्ना जी चौंक गए थे। विनायक ने गुस्से के साथ कहा, भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो क्या अब इस लड़के के लिए हमें घर से छोड़ना होगा? जिस पर ओमकार जी ने ठंडे और कठोर स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हें एक मासूम बच्चे का इस घर में होना इतना नागवारा गुजरता है तो हाँ, मैं कुणाल की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। तुम जैसे लोगों को नहीं देख सकता जिनका दिल इतना छोटा हो, निकल जाओ मेरे घर से। यह सुनकर विनायक ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली थी। आदि की हकीकत के बारे में बस कुणाल, बीना जी, सीमा और ओमकार जी को ही बताई गई थी। इस बीच आदित्य दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी छोटी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की बातें हो रही थी, लेकिन वह इतना समझ रहा था कि यह लड़ाई उसकी वजह से ही हो रही है। बीना जी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया था। उनकी आवाज में एक माँ का दर्द था। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा आदित्य, बच्चा, तुम अब हमारे बेटे हो और कोई भी तुम्हें इस घर से दूर नहीं कर सकता। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस बीना जी की बाहों में सिमट गया। विनायक और उनकी पत्नी वहां से गुस्से में अपने रूम की तरफ चले गए थे, लेकिन बीना जी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने आदित्य की पीठ को थपथपाते हुए धीरे से कहा, चलो, तुम मेरे स्ट्रांग बेटे हो ना, आप मम्मा तुम्हें आपका कमरा दिखाएगी। यह कहते हुए बीना जी आदित्य को रूम में ले आई थी। वहीं कुछ दिनों में विनायक और उनकी पत्नी के बेटे साहिल ने भी आदित्य को तंग करना शुरू कर दिया था। आदित्य को साहिल के स्कूल में डाल दिया गया था। आदित्य को स्कूल में साहिल बार बार परेशान करता और उसे ताने मारता, ये एक अनाथ बच्चा है, तुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, तू कभी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता, तू सिर्फ अनाथ और गंदा खून है। वह दोस्तों के साथ आदित्य को काफी ज्यादा परेशान और उसे तंग करता था। आदित्य, जो अभी भी अपने दर्दनाक अतीत से अनजान था, इन शब्दों का मतलब भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाता था। साथ ही उसने कभी शिकायत भी नहीं की थी कि वह बस चुपचाप सब सुनता और तंग करते तब भी कुछ भी नहीं वो कहता। वीना जी ने आदित्य को हमेशा अपने छोटे बेटे की तरह ही प्यार दिया था।
वह उसकी हर तकलीफ से मैं साथ खड़ी रही थी। आदित्य अक्सर अपने सपनों में खौफनाक दृश्य देखता, जहां उसने अपने माता पिता को मरते हुए देखा था। वह हर रात चौंक कर उठ जाता और डर के मारे कांपने लगता था। वह पसीने से तरबतर हो जाता था। वीना जी तुरंत उसके पास आ जाती और उसे गले लगाकर उसे शांत करने लगती थी। कुछ नहीं मेरे बेटे, मैं हूं ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह उसे प्यार से दिलासा देती और जब तक आदित्य पूरी तरीके से शांत सोकर सो नहीं जाता था, वह वहां से कहीं नहीं जाती थी। जिस पर कुणाल जी उन्हें लेकर आते थे, वहीं विनायक और उसकी पत्नी की जलन जैसे दिन ब दिन यह सब देख देख कर बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही विनायक के काले धंधे भी, जिसे आदित्य ने एक दिन सुन लिया था, जिस वजह से उन्होंने आदित्य को मारने की कोशिश भी की थी। उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे वह बुरी तरीके से चोटिल भी हो गया था। उसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि उसे 3 दिनों तक होश भी नहीं आया था। वह हॉस्पिटल में एडमिट रहा। चौथे दिन जब होश आया तो आदित्य ने सारी बातें ओमकार जी को बता दी थी। जब ओमकार जी को सारी चीजों और इलीगल कामों के बारे में पता चला तो बेहद नाराज हुए थे और साहिल को छोड़ उन्होंने दोनों को इस बार सच में घर से ही निकाल दिया था। लेकिन वह अपने पोते साहिल को लेकर थोड़े से नरम थे। साहिल अपने माता पिता को जाने की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। आदित्य को स्कूल में और भी तंग करने लगा था। जहां बच्चे इधर उधर खेल रहे होते थे, लेकिन आदित्य अकेली बेंच पर बैठा हमेशा किताबों में डूबा रहता था। तभी साहिल और उसके 2 दोस्त रोहन और विवेक उसके पास आए। उसे देखकर साहिल ने गुस्से से मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, ये अनाथ फिर से अपनी किताबों में घुसा हुआ है। लगता है इसके पास कोई और काम नहीं है। जिस पर आदित्य ने किताब बंद की और चुपचाप उठकर जाने लगा। लेकिन आदित्य ने उसका रास्ता रोक लिया और हंसते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? किताब में बोर हो गया क्या? या फिर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं है? उस साहिल की बात सुनकर आदित्य ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे जाने दो, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। लेकिन साहिल उसकी बात सुनकर कहाँ ही मानने वाला था। साहिल ने उसकी बात पर जोर से हंसते हुए कहा, अरे झगड़ा तुझसे? तू तो खुद ही झगड़े की वजह है। तुझे पता है ना अनाथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई तुझे पसंद नहीं करता। तू तो इस दुनिया में गलती से आया है, किसी का गंदा खून। रोहन और विवेक ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया और आदित्य ने यह बात सुनकर अपनी गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। जिस पर साहिल उसे धक्का देते हुए बोला, तुझे कुछ कहना है क्या? बोल ना, या फिर तू हमेशा की तरह रोने वाला है, या फिर घूरता रहेगा? आदित्य लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया था। उसकी किताब हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। बच्चों का झुंड वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। तब स्कूल की घंटी बजी। साहिल और उसके दोस्त जल्दी से वहां चले गए, लेकिन जाते जाते साहिल ने उसे एक बार फिर से चिढ़ाया, याद रख तू कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं बन पाएगा। आदित्य ने धीरे धीरे से अपनी किताबें उठाई और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गया था। लेकिन उसके दिल में ये शब्द जैसे गहरे घाव छोड़ चुके थे। आदित्य इन शब्दों का मतलब पूरी तरीके से नहीं समझता था, लेकिन ये शब्द उसके दिल को चोट पहुंचाते थे। एक दिन साहिल को आदित्य को बुली करते वीना जी ने भी देख लिया था, जिससे उसे भी उसके माता पिता के पास भेज दिया गया था। ओबराय परिवार में खुशियों का माहौल हमेशा बरकरार रहता था। आदित्य, जो अब 6 साल का हो गया था, पूरे परिवार का लाडला था। लेकिन जब उसका छोटा भाई कबीर आया तो घर की रौनक और भी बढ़ गई थी। बीना जी का प्यार दोनों के लिए बराबर था, लेकिन आदित्य के दिल में कबीर के लिए एक खास जगह बन गई थी। कबीर अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों और शरारती मुस्कान के साथ जैसे ही बोलना सीखा, आदित्य को भाई भाई कहकर पुकारने लगा था। वह हमेशा आदित्य के पीछे पीछे घूमता था। आदित्य, जो अपने शांत और गंभीर स्वभाव के लिए जाना जाता था, कबीर को गोद में उठाकर घंटों तक खेलता था। ऐसे ही दोनों साथ में एक साथ ही बड़े होने लगे थे। एक दिन आदित्य अपनी किताबों में खोया हुआ था।
तभी वहां पर दौड़ता हुआ कबीर आया और उसके पास बैठ गया। वह नन्हा सा कबीर अपने शरारती अंदाज में मुंह बनाकर बोला, भाई आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? सच में आप बहुत बोरिंग हो। जिस पर आदित्य ने अपनी किताब से नजरें उठाकर उस शरारती नटखट अपने भाई कबीर को मुस्कान के साथ देखा और कहा, अगर मैं भी तेरी तरह मस्ती में लग जाऊंगा तो तुझे कौन संभालेगा? हाँ। कबीर ने नकली नाराजगी जताते हुए कहा, आप मुझे संभालने की चिंता मत करो, मैं आपको भी संभाल लूंगा। वैसे भी आपको मस्ती करनी ही नहीं आती, चलो मैं सिखाता हूँ। यह कहते हुए कबीर ने आदित्य की किताब बंद कर दी और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा था। यह सुनकर आदित्य ने हैरानी से कहा, अरे क्या कर रहा है? किताब पढ़ने दे। जिस पर कबीर हंसते हुए बोला, नहीं भाई, आज आप मेरे साथ खेलोगे बस, और कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, सच में तू बहुत जिद्दी हो गया कबीर। ठीक है, चल खेलते हैं, लेकिन बाद में पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। कबीर ने खुशी से उछलते हुए कहा, पक्का, लेकिन पहले आप बोरिंग भाई से फन भाई बन जाओ। यह सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कबीर को गोद में उठा लिया और दोनों खेल के मैदान की ओर चले गए। उनका रिश्ता ऐसा था, प्यार, नोक-झोंक और एक दूसरे के लिए गहरी समझ। कबीर अपनी शरारतों से घर को जगमग करता था और आदित्य उसकी हर बात को शांत और धैर्य से संभालता था। बड़े होते हुए भी आदित्य ने आखिरकार समझ लिया था कि अनाथ का मतलब क्या होता है, लेकिन ओबरॉय फैमिली ने उसे कभी भी इस नाम का मतलब बताने ही नहीं दिया था, ना ही उसे एहसास होने दिया था। ओमकार जी, सीमा जी, बीना जी और कुणाल जी ने उसे हमेशा ही अपने परिवार का एक हिस्सा माना था, और वो हिस्सा बन भी तो गया था और उसे असीम प्यार किया था। तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है आदित्य, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। बीना जी हर बार उसके पास बैठकर उसे समझाया करती थी। यही प्यार और अपनापन आदित्य को अपनी फैमिली के लिए और भी प्रोटेक्टिव बनाता था। उसके लिए उसका परिवार सब कुछ बन गया था और वह उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने बचपन के अपने हर दर्द को भुलाकर परिवार के प्रति खुद को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। देखते ही देखते अर्पित बड़ा हो गया। जहाँ आदित्य और भी शांत हो गया था, वहीं कबीर और भी ज्यादा बिगड़ैल बच्चा बन गया था। वहीं आदित्य की काबिलियत को देखकर कुणाल जी ने आदित्य को ओबरॉय कॉरपोरेशन का सीईओ बनाने का फैसला लिया था। एक भव्य और आयोजन में ओबरॉय परिवार के करीबी दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, कर्मचारी मौजूद थे। हॉल में काफी डेकोरेशन भी की गई थी। मंच पर खड़े कुणाल ओबरॉय ने माइक थामा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आज का दिन हमारे परिवार और कंपनी के इतिहास में खास है। मैं गर्व से ये बताना चाहता हूँ कि अब ओबरॉय इंडस्ट्री का नया सीईओ मेरा बेटा आदित्य ओबरॉय होगा। हॉल में यह सुनकर जैसे तालियां गूंज उठी थी। आदित्य अपने काले सूट और गंभीर चेहरे के साथ मंच पर आया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और चेहरे पर एक शांत भाव था। जिस पर कुणाल जी ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, और मुझे गर्व है कि ये मेरे बेटे ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ये मकाम हासिल किया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आदित्य ने शुरुआत हमारी ही कंपनी के एक छोटे एम्प्लॉय से की थी, और आज उसने अपनी मेहनत की दम पर इस चेयर को बैठने की काबिलियत साबित की है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि ये इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह सुनकर आदित्य ने कुणाल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक स्पीच दी, जिससे सभी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। लेकिन उनके बीच एक कोने में खड़े विनायक का चेहरा तमतमा रहा था। उनकी मुट्ठियां बिछी हुई थी और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही समारोह खत्म हुआ, विनायक ने अपनी नाराजगी जाहिर की और चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अब एक अनाथ को हमारी फैमिली की कंपनी का सीईओ भी बना दिया। क्या आपको डर नहीं है कि ये सांप कभी भी आपको डस भी सकता है? जबकि मेरे बेटे साहिल ने भी तो इसके लिए इतनी मेहनत की थी, तो उसे सिर्फ एक मैनेजर बना दिया। जिस पर
हॉल में सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें विनायक और ओमकार जी पर ही टिक गई थी। ओमकार ओबरॉय ने अपनी कुर्सी पर उठकर विनायक की ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्से और निराशा का मिश्रण था। उन्होंने गुस्से में कहा, बस विनायक, काफी सुन लिया हमने। ये हमारा फैसला है और इसे चुनौती देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें हमारे फैसलों से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बने रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने सब सोच समझ कर ही किया है। मुझे पता है कि कौन सांप है और कौन नेवला। इसीलिए मुंह बंद करो अपना। यह सुनकर साहिल ने अपने हाथ की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। उसके अंदर भी नफरत पनपने लगी थी। वहीं विनायक जैसे यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ओमकार जी ने बीच में रोकते हुए कहा, आज से तुम और तुम्हारी सोच दोनों ही इस परिवार से बाहर हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर विनायक तिलमिला गया था और उसने कुछ कहना चाहा कि ओमकार जी ने कहा, विनायक, आदित्य मेरा पोता है। उसकी इंसल्ट कोई और करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुमने फिर से अपनी हद पार कर दी है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आज के बाद तुम इस परिवार में कदम नहीं रखोगे। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। उसकी बात पर विनायक गुस्से से तिलमिला गया था और वह अपने बेटे को लेकर हॉल से बाहर निकल गया था। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में आदित्य के लिए गहरी नफरत साफ झलक रही थी। आदित्य जो अब तक चुप था, विनायक को जाते हुए देखा। उसने अपनी आंखों में गहराई से उठते हुए भाव छुपाते हुए मन से नीचे उतरकर ओमकार के पास जाकर कहा, दादाजी, जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर ओमकार विश्वास आत्मविश्वास से कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं आदित्य। तुम मेरे पोते हो। मेरी फैमिली के लिए तुम्हें कोई एक्स इंसल्ट करे, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे इसकी सजा तो बनती है। ये तुम्हारी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। और याद रखना, जो तुम्हारे खिलाफ है वे सिर्फ तुम्हारी सफलता से डरते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने चुप रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन आदित्य ने न केवल एक नया पद हासिल किया था, बल्कि ओबरॉय परिवार के एक भरोसे को भी और मजबूत बना किया था। लेकिन विनायक के मन में बढ़ती नफरत से भविष्य के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी थी। कुछ महीनों बाद जब आदित्य ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विनायक ने अपनी नफरत को एक खतरनाक कदम में बदल दिया था। उसने आदित्य को खत्म करने के लिए गुंडों को भेजा। लेकिन आदित्य कोई ऐसा वैसा भी नहीं था जिसे कोई भी पीट देगा। इसीलिए विनायक की पहली चाल तो ऐसे ही नाकाम हो गई थी। और सारी चीजें देखने के बाद नैन्सी गुस्से से भर गई थी। उसने यह सब देखते हुए अपने मन में कहा, इस विनायक और इसकी फैमिली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को जान से मारने की कोशिश करने की। आखिरकार वह सारे दृश्य जो देख रही थी, उसने गुस्से से कहा, और ये साहिल तो वैसे ही मैंने अपनी मौत थी का हिसाब करना है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी सालों। सब वेट करो बस। वह इतना तो समझ गई थी कि यह आदित्य का पूरा पास्ट उसे इस रिंग की वजह से दिखाई दे रहा है। तभी वापस से दृश्य बदल गए। विनायक की पहली साजिश नाकाम होने के बाद उसकी नफरत और बढ़ गई और वह आदित्य को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस बार उसने पेशेवर और हाईली स्किल्ड असेसिन्स को हायर किया। उसे पता था कि आदित्य रोज सुबह 3 बजे दौड़ लगाने के लिए घर से बाहर निकलता है और उसने यही समय उसे मारने के लिए चुना। सुबह का समय था। आदित्य ने कबीर के कमरे से में बाहर जाकर देखा तो वहां पर कबीर नहीं था। वह परेशान होकर खुद में बड़बड़ाने लगा था, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। सच में हर रोज बिना बताए ही यहाँ से गायब हो जाता है। उसके गुस्से में अपना फोन निकाला और कबीर के बॉडीगार्ड्स को कॉल किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जी साहब, कबीर साहब हमारे साथ ही होटल में हैं। वह बिल्कुल ठीक है और सो रहे हैं। कल सुबह तक वह आप घर पर आ जाएंगे। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इस बार लौटने पर इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कॉल खत्म करते ही आदित्य गुस्से से शांत करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए निकल पड़ा था। आदित्य अपनी आदत के मुताबिक एक शांत सड़क पर दौड़ रहा था। रात के 3 बज रहे थे।
आसमान काला और सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। बस सड़क के किनारे पर एक टूटी और स्ट्रीट लाइट से हल्की रोशनी फूट रही थी। आदित्य अपनी रोजाना की दौड़ पूरी कर रहा था। अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी चाल धीमी की और फिर रुक कर पीछे मुड़ा। तुम्हारे कदमों की आहट मुझे बहुत पहले ही सुनाई दे चुकी थी, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक अंधेरे में 10 से 12 लोग काले कपड़े और मास्क में प्रकट हो गए थे। उनके हाथों में दमदार हथियार और बंदूकें थीं। उनका लीडर, जो सबसे आगे था, बोला, आदित्य ओबरॉय, आज तेरा आखिरी दिन है। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक खौफनाक गुस्सा और बदले की भावना थी। तुम्हें जिसने भी भेजा है ना, उससे कहना कि मुझे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर लीडर गुस्से से तमतमा गया और उसने सबको इशारा किया। उसके इशारे पर सबने आदित्य पर हमला किया। आदित्य ने अपनी तेज रफ्तार और घातक ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए पहले हमले को नाकाम किया। उसने एक हमलावर के हाथ से चाकू छीनकर उसे जमीन पर गिरा दिया था और उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन बाकी असेसिन्स रुकने वाले नहीं थे। जिन लोगों को एक साथ आदित्य पर टूट पड़े थे, एक ने उसके पैर पर वार किया, दूसरा उसकी पीठ पर चाकू चलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तीसरा उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश में था। आदित्य ने पहले को अपने घुटने से पेट पर मारा, दूसरे को हाथ को इतनी जोर से पकड़कर मरोड़ा कि उसकी हड्डी ही टूट गई थी। तीसरे को उसने एक झटके से गर्दन को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन तभी लीडर ने मौका पाकर सामने से आदित्य के पेट पर गोली चला दी। गोली आदित्य के शरीर के आर पार हो गई। उसने दर्द से कराहते हुए मुड़कर लीडर की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से भर गया था, लेकिन खून बहने के कारण उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। जैसे ही ये नैन्सी ने देखा, उसका दिल उसके मुंह में आ गया था। अचानक से उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, आदित्य। उसने आदित्य को पकड़ना चाहा और छूना भी चाहा, लेकिन वह जैसे किसी आत्मा की तरह लग रही थी। वह अचानक ही उसके शरीर के आर पार हो गई, जिससे उसका शरीर डर से कांपने लगा था। उसकी अंगुलियां कपकपाने लगी, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं और उसने वापस से आदित्य को छूना चाहा, लेकिन वह उसे छू नहीं पाई थी। लेकिन तभी पीछे से आते असेसिन्स को उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने चीखते हुए कहा, आदित्य बचो। वहीं आदित्य के दर्द का फायदा उठाते हुए उनमें से दो असेसिन्स ने आदित्य के पीठ पर भी चाकू से वार किया। जैसे ही वह चाकू आदित्य के शरीर के अंदर गया, अचानक से उसके शरीर से खून पानी की तरह बहने लगा। उसका चेहरा दर्द से भर गया, लेकिन आदित्य ने खुद को संभाला और दोनों को अपनी ताकत से दूर धकेल दिया। लेकिन अचानक से उसके पैर भी लड़खड़ा गए और वह जमीन पर जा गिरा। उसे गिरते देखकर नैन्सी भी घुटनों के बल गिर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह जैसे अपने शरीर में इसमें जान जाती महसूस कर रही थी। क्या आदित्य बच पाएगा? आदित्य ने अपनी आखिरी बचे हुए बल को समेटते हुए जमीन पर पड़े पड़े ही अपने चारों ओर नजरें घुमाई थी। उसकी सांसें काफी तेज हो रही थी। खून बहने के कारण उसे कुछ भी सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह काफी कमजोर फील कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से की वजह से अभी भी लाल थीं। वहीं लीडर ने ठहाका लगाते हुए कहा, आ गया ना आदित्य ओबरॉय जमीन पर। लीडर ने अपनी बंदूकें उठाई और उसकी ओर निशाना साधा। आदित्य ने दर्द के बावजूद अपना सिर ऊपर उठाया और लीडर को पूरे गुस्से के साथ देखा, जो लीडर के चेहरे पर भी कुछ पल के लिए खौफ ले आई थी। लेकिन फिर उसने गुस्से से कहा, क्या देख रहे बे? तुझे अभी भी लग रहा है कि तू बच जाएगा? वहीं यह देखकर नैन्सी की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। उसने जल्दी से गुस्से से कहा, रुको, उसे कुछ मत करना। लेकिन उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं सकता था। वह चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था।
वह नैन्सी घुटनों के बल खिसकते हुए आदित्य के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब था और उसका चेहरा डर और दर्द से सफेद पड़ चुका था। वह आदित्य को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अंगुलियां कपकपा रही थी। वह आदित्य तक पहुंची और अपनी बेबसी आवाज में बोली, आदित्य उठो, तुम हार नहीं मान सकती। तुम तो हमेशा से लड़ते आए हो ना, बचपन से। अब नहीं छोड़ सकती ना, प्लीज उठो और लड़ो। लेकिन नैन्सी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गुस्से और मजबूरी से लीडर की ओर देखा और चिल्लाई, आदित्य को छूने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे सबको जान से मार दूंगी। लेकिन उसकी आवाज को कौन ही सुन सकता था। वह बस चिल्ला और चीख कर रह सकती थी। तभी आदित्य ने सारी ताकत इकट्ठा करते हुए खुद को उठाने की पूरी कोशिश की। उसके हाथ जमीन पर टिके हुए थे और उसकी मांसपेशियां खिंच रही थी। खून बहने के बावजूद उसके चेहरे पर वही दृढ़ता थी। उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की। लीडर ने गुस्से से बंदूक उसके सर पर तानी और चिल्लाया, तुम मरने वाले हो आदित्य, अब नाटक करना बंद करो। लेकिन आदित्य की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसने अपनी लड़खड़ाती चाल से लीडर की ओर देखा और फिर कमजोर आवाज में कहा, मैं जब तक सांस ले रहा हूं ना, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। समझ में आया? इसलिए मुझे मरा हुआ घोषित करना तो बंद ही कर दो। यह सुनकर लीडर ने गुस्से से गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया ही था, लेकिन उससे पहले ही आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से पास में पड़ी हुई एक लोहे की रॉड उठाई, जो कि उन्हीं में से एक असिस्टेंस की थी। उठाकर उस लीडर की ओर अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंक दिया। रॉड सीधी जाकर लीडर के हाथ पर लगी, जिससे उसकी बंदूक भी गिर गई। नैन्सी, जो अब तक लीडर को रोकने की कोशिश कर रही थी, अचानक ये देखकर खुश हो गई थी। वहीं उसके गन के नीचे गिरते ही आदित्य अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया था और उसने अपने हाथों में एक दूसरी रॉड भी पकड़ रखी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने पीछे से उसके पैर पर वार किया, जिससे आदित्य जमीन पर गिर गया। उसी वक्त एक और ने उसके कंधे पर चाकू घोंप दिया। अचानक से खून पानी की तरह बहने लगा। वह खून से लहूलुहान हो गया था, लेकिन आदित्य ने दर्द की परवाह किए बिना उसे अपने पास से खींचा और जोर से दीवार पर पटक दिया। लेकिन अब वे लोग समझ चुके थे कि अकेले हमला करना आदित्य पर असरदार नहीं होगा। लीडर, जो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, उसने चिल्लाकर कहा, सभी एक साथ हमला करो। अब 10 से 12 लोग एक साथ आदित्य पर टूट पड़े थे। किसी ने उसके पेट पर लात मारी तो किसी ने उसकी पीठ पर वार किया। उसके हाथ और पैर पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश की थी। आदित्य ने हर मुमकिन ताकत लगाकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी संख्या अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। ताकत के आगे वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। आदित्य को एहसास हुआ कि यह रुकना उसकी मौत का कारण बन सकता है। उसने गहरी सांस ली और एक आखिरी बार जोर लगाकर उन सभी को पीछे धकेल दिया। उसने एक बॉडीगार्ड की बंदूक भी छीन ली और एक बार में 6 लोगों को टपका दिया था। और फिर उसने एक गली की और दौड़ लगाई और पीछे से लीडर चलाया, उसके पीछे भागो, वह बचकर जाना नहीं चाहिए। बॉडीगार्ड ने उसने उसका पीछा किया। आदित्य ने दर्द और खून के बहने के बावजूद अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। वह एक सुनसान सड़क पर से पूरी ताकत से भागा जा रहा था। हर कदम के साथ उसके शरीर से खून बह रहा था। तभी उसने एक बूढ़े अंकल का छोटा सा ठेला देखा, जहां वो कहीं बाजार के लिए ले जा रहे थे। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे और इस वक्त तक जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, वो अपना पेट पालने के लिए सुबह से ही काम पर लग जाते थे। आदित्य ने जल्दी से अंकल के ठेले से बाजी में एक पैकेट के साथ थी एक मास्क भी लिया। उसे देखते ही वह बूढ़ा अंकल काफी ज्यादा हैरान और चौंक गए थे, साथ ही डर भी गए थे। आखिर आदित्य ऊपर से नीचे तक खून से लहूलुहान था, लेकिन आदित्य के पास उनकी एक्सप्रेशन देखने तक का भी टाइम नहीं था। उनकी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को रुकने नहीं दिया और जल्दी से अपने पॉकेट से कुछ 500 के 4-5 नोट निकाले और उसे ठेले पर रखते हुए जल्दी से आगे की तरफ दूसरी गली में बढ़ गया। वहीं यह देखकर वह बूढ़ा आदमी अभी भी डरा हुआ था, बस हैरानी से कभी उस गली को देखता तो कभी रखे हुए पैसे को। अभी आदित्य को अपने कानों में आवाज सुनाई देने लगी थी, हे बुड्ढे, तूने एक लड़के को देखा क्या? जिस पर बूढ़े अंकल की आवाज आई, नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। वहीं आदित्य जानता था कि वह लोग अभी भी उसके पीछे ही हैं, जिस वजह से वह तेजी से दौड़ने लगा था। उसकी सांसें और भी ज्यादा फूलने लगी थी।
आदित्य लगातार दौड़ लगा रहा था। अंधेरी सड़क पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर खून से लहूलुहान था और सांसें भारी हो रही थी और आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखाई भी देने लगा था। उसके पेट से खून बह रहा था और हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा था। अचानक वह एक मोड़ पर तेजी से मुड़ा और किसी से टकरा गया। टकराने की वजह से झटके से दोनों एक दूसरे से ऊपर जा गिरे। आदित्य ने गिरते गिरते खुद को संभाला और अपने नीचे पड़ी हुई लड़की की ओर देखा। हल्की रोशनी में लड़की की आंखें पहली चीज थी जो आदित्य को दिखी थी, गहरी काली और गुस्से से भरी हुई। फिर उसका खूबसूरत सा चेहरा, उन आंखों में एक गहरी सी अजीब सी कशिश थी जिसने आदित्य को पल भर के लिए अपनी तकलीफ और दर्द भुलाने पर जैसे मजबूर कर दिया था। लड़की के लंबे घने काले बाल उसकी कैप के नीचे से निकलकर उसके कंधों तक बह रहे थे। उसने ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक हुडी पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखें और उसका चेहरा और तेवर उसकी पहचान छिपाने के लिए काफी नहीं थे। आदित्य को असहनीय दर्द सहना मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर भी उसने अपनी आंखें उस लड़की से एक पल के लिए भी नहीं उठाई थी, लेकिन यह देखकर लड़की ने अपनी तीखी नजरों से उसे घूरा। उसकी आंखों में नाराजगी और सवाल थे। उसने बिना रुके गुस्से में आदित्य को धक्का दिया और गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, अंधे हो क्या? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? अगर तुमसे जब सड़क पर चला ही नहीं जाता है तो दौड़ते क्यों हो? आदित्य उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सा चौंक गया था और दर्द से तड़प उठा। उसकी आवाज में तीखापन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाज उसे सुकून भी दे रही थी। वह दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे मुझे माफ करना। तभी उस लड़की ने गौर किया कि उसके मुंह से दर्द भरी हाँ सुनते ही नैन्सी, जो कि गुस्से से बोलने वाली थी, उसके शब्द उसके गले में ही रह गए थे और उसकी आंखें छोटी हो गई थी। पहले तो उसकी नजर उसके कपड़ों पर गई जो कि पूरी तरीके से खून से सने हुए थे। फिर उसने उसके चेहरे को देखा तो वह मास्क से कवर था। वहीं आदित्य अपने सामने खड़ी लड़की को लगातार देखे जा रहा था। उसने इतनी खूबसूरत लड़की को आज तक नहीं देखी थी। वहीं उसने पहले वाले रूप को अपने सामने देख नैन्सी हैरान भी रह गई थी। साथ ही उसके गुस्से को देखकर तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर गुस्सा करने की। दिख नहीं रहा है क्या कितना खून बह रहा है? उसे हॉस्पिटल भेज दे। पता नहीं ये खड़ी खड़ी आखिर कर क्या रही है। लेकिन नैन्सी को क्या पता कि वह पहले कितना ज्यादा हार्टलेस थी। उसे ऋषभ के अलावा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। इसलिए आदित्य को खुद को घूरते देखकर नैन्सी को गुस्सा आ गया था। उसे किसी का भी घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह गुस्से से जल्दी से कुछ बोलने वाली थी कि तभी उन दोनों के कानों में किसी के कदमों की आवाज आने लगी थी। यह सुनते ही लड़के एकदम से अपने सेंस में वापस आया और फिर एक मिनट भी सोचे बगैर जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए खड़ा हुआ और उसने जल्दी से अपने पेट को पकड़ते हुए दर्द में उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से एक दीवार के पीछे ले गया। वहीं यह देखकर उस लड़की की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी, क्योंकि उसे उस लड़के का छूना बिल्कुल भी पसंद जो नहीं आ रहा था। वह जल्दी से हाथ छुड़ाकर कुछ बोलने वाली थी कि तभी उस लड़के ने उसके मुंह पर हाथ कसकर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप करने का इशारा किया। और वह उस रोड की तरफ देखने लगा जहां पर काफी सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में हथियार को लिए हुए इधर से उधर किसी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, आखिरकार ये साला गया कहाँ? ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। जिससे सभी लोग उस लड़के को ढूंढने लगे थे। लेकिन वहीं आदित्य ये सब अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त डार्क थीं, लेकिन किसी और की नजरें भी इस वक्त काफी ज्यादा डार्क थी और वह थी वही अदृश्य नैन्सी। आदित्य का ध्यान उन लड़कों के ऊपर था जिससे उसने नैन्सी का ध्यान नहीं दिया था। वहीं नैन्सी का पारा उसके चेहरे पर हाथ रखने की से हाई हो गया था। उसे कोई और छुए ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, सिर्फ ऋषभ के अलावा, जिससे उसने कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ सोचा। और उसने अपने एक पैर को पूरा 360 डिग्री एंगल पर घुमाते उसके हाथ पर अपने पैर को दे मारा, जिससे आदित्य के मुंह से अचानक से दर्द भरी आह निकली। साथ ही उसका हाथ नैन्सी के मुंह से उसका हाथ भी हट गया था। साथ ही आदित्य खुद को थोड़ा सा भी संभाल भी पाता शायद
वहाँ पाता, तभी सभी लोग जल्दी से वहां पर आ गए थे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब उन सभी लड़कों ने आदित्य को देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आदित्य जो पहले से ही बेहाल था, उन्हें देखते ही समझ गया कि आज तो उसका आखिरी ही दिन था। उनमें से एक मोटे तगड़े लड़के ने कहा, पकड़ो इसे, अब देखते हैं कि यहाँ से बचकर कैसे जाता है। बहुत भगाया है साले ने, तब से मिलका बना हुआ है, अब देखते हैं यहाँ से कैसे भागता है। वहीं उन सभी ने जल्दी से जाकर आदित्य को पकड़ लिया था। वहीं उसकी आदित्य अभी भी दर्द से नैन्सी को ने उसकी चोट पर ही मारा था, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ गया था। वह अपनी दर्द भरी आंखों से नैन्सी को ही देख रहा था। उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं नैन्सी उसे अभी भी गुस्से से घूर कर देख रही थी। वहीं आदित्य को पकड़ने के बाद वहां पर खड़े सभी बॉडीगार्ड, सभी लड़कों का ध्यान भी नैन्सी पर गया और उनमें से एक ने कहा कि लड़की, तू कौन है यहाँ, और यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा और फिर वहां से जाने लगी। वहीं यह देखकर उस मोटे आदमी ने वापस कहा, ओए सुनाई नहीं दिया क्या, गूंगी है क्या? जिस पर प्रेजेंट वाली नैन्सी जल्दी से बोली, प्लीज 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 नैन्सी, आदित्य को बचा लो प्लीज, इतनी हार्टलेस भी मत बनो। लेकिन नैन्सी के जवाब ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वहीं नैन्सी अपनी जगह पर रुक गई और उसने उस मोटे तगड़े देखते आदमी को देखते हुए कहा, तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वह मिल गया, इसीलिए उसी पर ध्यान दो, मेरे मेरे ऊपर ध्यान मत दो। उसके साथ जो करना है कर, बल्कि उसे जान से ही मार देना तो मार दे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये जानने का जरूरी नहीं तेरे लिए, समझे तू? और उसने आदित्य को गुस्से के साथ देखा और फिर वहां से जाने लगी। और एक लड़के ने जल्दी से आकर उसका रास्ता रोक लिया और फिर उस मोटे आदमी से कहा, क्या हमने तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा नहीं ना, इसीलिए तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जब तूने सभी हम सभी को देख ही लिया है तो अब तो तुझे भी इस कमीने के साथ ही मरना होगा। वहीं नैन्सी ने आगे खड़ा लड़का उसे पकड़ने वाला था, वह उसे हाथ लगाता उससे पहले ही नैन्सी ने उसके हाथ को एक झटके के साथ पकड़ा और उसके दोनों पैरों पर लगातार किक किया, जिससे वह लड़का एकदम से घुटनों के बल गिर गया था। यह देखकर सभी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। साथ ही आदित्य, जिसके ऊपर बेहोशी छा रही थी, उसके ऐसे मुंह देखकर उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई थी। वहीं नैन्सी ने एक नजर सबको देखा और फिर उस लड़के के सिर पर अपने पैर से उठाकर एक जोरदार किक किया, जिससे वह लड़का जमीन पर ढेर हो गया। वहीं नैन्सी ने अपने दोनों हाथों को साफ करते हुए कहा, अपने काम से काम रहो तो बेटर रखेगा, क्योंकि मुझे पकड़ना तुम जैसे चिलकुटों की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। और यह बोलकर वह वहां से जाने लगी। लेकिन उस मोटे आदमी को कहाँ ये रास आने वाला था। वह अचानक से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ सभी से कहा, देख क्या कर रहे हो, पकड़ो इस लड़की को, ये यहाँ से बचकर नहीं जानी चाहिए। साली कमीनी, इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की, जानती नहीं है क्या हम कौन हैं? इसीलिए पकड़ो इसे, आज इसका भी इस दुनिया में आखिरी दिन है। वहीं नैन्सी ने यह सुनकर उसके मुंह से गाली सुनकर गहरी सांस ली और अपने मन में बड़बड़ाई, सही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से बिल्कुल भी नहीं मानते। और यह बोलकर वह मुस्कुराई। वहीं यह सुनकर उस आदमी ने गुस्से से कहा, इस कमीनी को छोड़ना मत, पकड़ो उसे। वहीं जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दो लड़के आगे आए, उसने अपने पैर को घुमाकर एक के सिर पर किक किया और दूसरे के पेट पर, और अपने आप को वापस से घुमाते हुए अपने पैर से वार किया, जिससे वह दोनों ही नीचे जाकर गिरे। क्योंकि नैन्सी के मूव्स काफी ज्यादा डेंजर के साथ साथ काफी ज्यादा स्मूथ और किसी के एक्सक्यूज मतलब एक्यूपेंस पॉइंट्स का पर कहा मारना है, वह ये अच्छी तरीके से जानती थी। इसी वजह से उसके एक एक की वजह से वह दोनों जमीन पर ही ढेर हो गए थे। यह देखकर सभी लोग वहां से गुस्से में आ गए थे। वहीं नैन्सी ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा आज लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट अगर तुम लोगों को खुद मौत के मुंह में आना है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती। उसकी कही हुई बात को सुनकर वहां पर खड़ा हुआ उस मोटे आदमी ने गुस्से के साथ कहा, अपने सभी आदमियों को ऑर्डर दिया, इसकी तो सभी एक साथ जाकर पकड़ो इस लड़की को, ये साली यहाँ से जानी नहीं चाहिए, समझ में आया, पकड़ो से। उसके यह कहते ही नैन्सी के चेहरे पर एक बड़ी सी डेविल स्माइल आ गई थी। वहीं वहां पर खड़े हुए सारे बॉडीगार्ड गुस्से के साथ एक साथ नैन्सी की तरफ बढ़ने लगे थे। उन सभी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर नैन्सी का चेहरा एकदम से भावहीन हो गया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही नैन्सी पर एक आदमी ने अपनी किक को मारना चाहा, वैसे ही नैन्सी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए एकदम से मोड़कर उसके घुटनों पर एक जोरदार किक मारते हुए कहा,
तुम लोग जो कोई भी हो ना, लेकिन नैन्सी राजवंश पर पंखा लेकर बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और फिर उसने हाथों से अपनी गर्दन पर जोरदार वार किया, जिसकी वजह से वह आदमी वहीं पर ढेर हो गया था। लेकिन नैन्सी कुछ समझ भी पाती कि तभी दूसरे लड़के ने भी उस पर अपने पैर से वार करने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी जल्दी से स्पीड दिखाते हुए वहां से हट गई और फिर अपने पैर को घुमाते हुए उसने धड़ाधड़ उसकी पूरी बॉडी पर अपनी लातें बरसाना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से वह लड़का भी 2 सेकंड बाद धरती पर ही ढेर हो गया था, जिसे देखकर सभी लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और सभी ने एक साथ नैन्सी पर हमला किया। लेकिन नैन्सी इतनी ज्यादा फाइटिंग में स्किल्ड थी, मास्टर थी, कि उसने 5 मिनट के अंदर अंदर ही किसी के पैर को फ्रैक्चर कर दिया था, तो किसी के मुंह को, और किसी की तो उसने गर्दन तक ही तोड़ डाली थी। 5 मिनट के अंदर अंदर ही सभी लोग जैसे जमीन पर दर्द से कराह रहे थे। वहीं वहां पर सिर्फ अब तक वह मोटा और तगड़ा आदमी ही बचा था, जिसकी वजह से नैन्सी अपनी आंखें गुस्से को लिए हुए उसे देख रही थी। लेकिन उस मोटे आदमी के साथ साथ वहां पर आदित्य भी अपनी बंद चालू होती हुई आंखों से नैन्सी को ही लगातार देखे जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसके स्मूथ मूव्स, उसकी स्पीड, ऊपर से उसकी भला सी खूबसूरती को देखकर तो जैसे वह उसका दीवाना ही हो गया था। वह अपनी आंखों को खोले उसे लगातार देखे जा रहा था। वह तो यह भी भूल गया था कि नैन्सी की वजह से ही वह आज मरने भी वाला था। उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। उसे देखते हुए उसने मन में बार बार एक ही नाम चलने लगा था, नैन्सी राजवंश। वहीं नैन्सी ने उस मौते टकरे आदमी की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन तुम लोगों को तो जैसे समझ ही नहीं आता है, किसी भी दुबली पतली लड़की को देखकर हल्के में ले लेते हो। उसकी कही हुई बात को सुनते ही उस मोटे तगड़े आदमी ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वहीं घुटनों के बल नीचे गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं 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 दीदी, प्लीज 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 छोड़ दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसे इस तरीके से गिड़गिड़ाते देखकर नैन्सी उसके पास पहुंचकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर एकदम से उसने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारते हुए कहा, ये बात तुम्हें पहले समझ आ जानी चाहिए थी। वहीं उसके पंच की वजह से उस मोटा तगड़ा आदमी की नाक से खून बहने लगा था। उसकी आंखें खुली थी और खुली की रह गई थी। वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। वहीं यह देखकर नैन्सी ने अपने हाथों को झटका। उसके हाथों से खून लाल हो गए थे, साथ ही उसके पूरे शरीर पर खून के छींटे थे, जो कि उस पर सभी का खून ही था, जिसे देखकर नैन्सी ने इरिटेशन के साथ कहा, ब्लडी हेल, ये खून मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो सकता है ना। यह बोलकर वह अपने हाथ में लगे हुए उस खून को देख रही थी कि तभी वहां पर एकदम से 4 से 5 ब्लैक कलर की महंगी काली चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और नैन्सी को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं पर वह सभी कार रुक गई थी। 1 सेकंड के बाद ही उन 5 कार्स का दरवाजा एकदम से खुला और उनमें से एक ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर निकले। उनके कपड़ों के ऊपर ANS का वर्ड्स का गोल्ड सिंबल बना हुआ था। उन सभी बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से नैन्सी को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं जब आदित्य ने अपनी अधखुली आंखों से ये सब देखा तो उसे लगने लगा कि ये सब लोग भी उसे मारने के लिए ही आए हैं, जिससे वह अचानक से डर गया कि कहीं उसके चक्कर में नैन्सी भी ना मारी जाए, जिससे वह बड़ी मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश करते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। उसकी आवाज को सुनकर नैन्सी की नजर आदित्य के ऊपर गई और उसे याद आया कि सबकी शुरुआत इसी लड़के से हुई थी। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।